क्या कभी ध्यान दिया है कि एक बहुत बड़े कंपनी जो दिन रात बस अपनी वेबसाइट और विज्ञापनों में पर्यावरण बचाने और ग्रीन इनिशिएटिव्स का ढिंडोरा पीटती है, वही असल में नदियों को सबसे ज्यादा गंदा कर रही होती है। हाँ, और ये बहुत आम बात है ना? या फिर मतलब अपनी ही बात ले लीजिए, हम सब कभी ना कभी जंक फूड छोड़ने या सुबह जल्दी उठने की कस्में खाते हैं, और वो कस्में 3-4 दिन में ही टूट जाती हैं। बिल्कुल, हमारी सारी इच्छा शक्ति कुछ ही दिन में दम तोड़ देती है। तो देखने में ना ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ करोड़ों का बिजनेस है और दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की आदतें। लेकिन आज की इस विशेष और गहरी चर्चा में हम ये समझने वाले हैं कि इन दोनों ही विफलताओं के पीछे असल में एक ही अदृश्य ताकत काम कर रही है। और मजे की बात तो ये है कि यही अदृश्य ताकत ये भी तय करती है कि हम कोई नई कोई बहुत मुश्किल चीज कितनी जल्दी सीखते हैं। हम अक्सर ना दुनिया को अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। हाँ, जैसे पढ़ाई एक अलग चीज हो गई, बिजनेस चलाना अलग, सही का, और अपनी आदतें सुधारना बिल्कुल अलग। लेकिन हकीकत में ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा में हम इसी गहरे कनेक्शन को डिकोड करते हैं। मैंने हाल ही में 2 बेहद दिलचस्प दस्तावेज पढ़े हैं। पहला है ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क। ये एक एआई लर्निंग कोच है और इन्होंने एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया है जो बताता है कि हमारा दिमाग असल में किसी जटिल जानकारी को कैसे मास्टर करता है। और दूसरा स्रोत कौन सा है? दूसरा है द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग पर एक बहुत ही गहरी रिसर्च जो ये समझाती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रणालियां या सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। आज हम इन दोनों को मिलाकर देखेंगे कि चाहे कोई नई एआई तकनीक सीखनी हो, कंपनी की कोई बड़ी समस्या सुलझानी हो या अपना वजन कम करना हो, सब कुछ लूप्स और कनेक्शन का खेल है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, और इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत ना हमें अपने खुद के दिमाग से करनी चाहिए। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि दुनिया के बड़े सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सीखने को एक बहुत ही सीधी और उबाऊ प्रक्रिया मानते हैं। हाँ, वो रट्टा मारने वाली अप्रोच, जहाँ लगता है कि दिमाग एक खाली मटका है और उसमें बस जानकारी भरते जानी है। एकदम सही। एक किताब उठाई, उसे पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ा और मान लिया कि हमें सब कुछ आ गया। लेकिन खटाना का जो फ्रेमवर्क है ना, वो इस सोच को पूरी तरह से खारिज कर देता है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। वे एक पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ, और ये कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक गोल पहिया है। मतलब एक निरंतर चलने वाला लूप है। सीखना, टेस्ट करना, मजबूत करना और फिर आगे बढ़ना। लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से 3 अलग-अलग लेवल्स में बांटा गया है। अगर हम इसके पहले लेवल की बात करें, जिसे फाउंडेशन कहा गया है, तो वहां फोकस सिर्फ किसी नए विषय से पहली बार रूबरू होने पर होता है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई इंसान क्वांटम फिजिक्स या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा मुश्किल विषय पहली बार पढ़ रहा है। हाँ। तो लेवल 1 में वो सीधे कोई मोटी किताब लेकर नहीं बैठेगा। नहीं, वो तो बहुत भारी हो जाएगा। हाँ, फ्रेमवर्क सुझाव देता है कि बुनियादी समझ बनाने के लिए नोटबुक, एलएलएम जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव चैट की जाए, माइंड मैप्स बनाए जाएं या इन्फोग्राफिक्स देखे जाएं। सही कहा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि आप जटिल डेटा को आसान टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद जो स्टेप आता है ना, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्यों? फ्रेमवर्क कहता है कि आपने जैसे ही कुछ पढ़ा या कोई माइंड मैप देखा, तुरंत छोटे छोटे क्विज या फ्लैश कार्ड्स के जरिए अपनी याद रखने की क्षमता यानी रिकॉल को टेस्ट करें। तो इसमें अजीब क्या है? ये तो इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। अजीब इसलिए लगा क्योंकि जरा सोचिए ना, आपने अभी अभी तो किसी विषय का सिर्फ कक्कहरा पढ़ना शुरू किया है। अभी तो मुश्किल से एक पेज खत्म किया है और आप तुरंत खुद का टेस्ट लेने बैठ गए। हाँ, बात तो है। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई मिस्त्री घर बनाने के लिए पहली ईंट रखे और आप तुरंत उसे जोर से हिलाकर चेक करने लगें कि सीमेंट सूखा या नहीं। क्या ये प्रक्रिया सीखने वाले को डराने वाली या फ्रस्ट्रेट करने वाली नहीं लगेगी? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये जो डर या फ्रस्ट्रेशन है, असल में यही सबसे जरूरी चीज है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही दिलचस्प टर्म है इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी काबिलियत का भ्रम। अपनी काबिलियत का भ्रम। हाँ, होता क्या है कि जब हम आराम से सोफे पर बैठकर कोई पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं या किताब का कोई चैप्टर सिर्फ हाइलाइटर लेकर रंग रहे होते हैं,
जो कि हम सब करते हैं। बिल्कुल। तो वो जानकारी हमारे दिमाग में बहुत आसानी से जा रही होती है। वो जो आसानी है ना, वो हमारे दिमाग को बेवकूफ बनाती है। हमें लगता है कि जो चीज़ इतनी आसानी से पढ़ी जा रही है, वो मुझे समझ भी आ गई है। ओहो, मतलब वो सिर्फ एक पैसिव या निष्क्रिय प्रक्रिया है और दिमाग हमें धोखा दे रहा है। एकदम सही। और जैसे ही आप किताब बंद करते हैं और कोई आपसे उस बारे में एक छोटा सा सवाल पूछ लेता है, तो आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है। इसीलिए लेवल 1 पर तुरंत टेस्ट करना उस ईंट को हिलाने जैसा ही है, ताकि आपको पता चले कि आपकी नींव सच में मजबूत है या सिर्फ दिख रही है। ये तुरंत टेस्टिंग आपको आपकी असलियत दिखाती है और उस भ्रम को तोड़ती है। तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आप किसी झूठे आत्मविश्वास के साथ आगे न बढ़ें। बिल्कुल। और जब ये भ्रम टूटता है, तब हम लेवल 2 में एंटर करते हैं, जिसे एक्टिव लर्निंग कहा गया है। लेवल 1 में आपने जो नींव बनाई है, लेवल 2 में आप उस पर इमारत खड़ी करते हैं। मतलब अब आप सिर्फ जानकारी को याद नहीं रख रहे हैं, बल्कि उसे लागू कर रहे हैं, है ना? हाँ, फ्रेमवर्क बताता है कि इस स्तर पर नोटबुक एलएम में एडवांस सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके उस जानकारी के आधार पर नई चीजें बनाई जाती हैं। आप मीडियम लेवल के क्विज सॉल्व करते हैं जो सीधे तौर पर तथ्यों को नहीं पूछते, बल्कि ये देखते हैं कि क्या आप उस जानकारी का इस्तेमाल किसी समस्या को सुलझाने में कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सही। और फिर यह सफर लेवल 3 तक जाता है, जो कि है मास्टरी का लेवल। हाँ, मैंने देखा कि यहाँ पहुंचकर चीजें काफी इंटेंस हो जाती हैं। अब आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस सवालों के जवाब नहीं दे रहे होते। यहाँ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस पूरे ज्ञान को एक ब्लॉग स्टाइल आर्टिकल में ढाल सकें या लंबे सवाल जवाब कर सकें। और सबसे बड़ी बात, जो भी हिस्सा कमजोर लगता है उसे वापस उसी लर्न टेस्ट स्ट्रेंथन वाले लूप में डाल दिया जाता है। और यही बात इस पूरे ढांचे को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है। जहां आप कमजोर पड़े, वहां लूप आपको फिर से शुरुआत में ले जाता है। बिल्कुल। पता है, जब हम इस लूप के बारे में इतनी गहराई से बात कर रहे हैं ना, तो मुझे महसूस हो रहा है कि खटाना का ये सीखने का निरंतर चक्र असल में एक फीडबैक लूप के अलावा और कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। आप कुछ करते हैं, आपको उसका नतीजा यानी फीडबैक मिलता है और आप उसके आधार पर अपना अगला कदम तय करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यही फीडबैक लूप हमारे दूसरे विषय की भी धुरी है, द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग। हाँ, जब हम इस रिसर्च को देखते हैं तो वो पहली ही लाइन में एक ऐसा विचार सामने रखती है जो हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को ही बदल देता है। वो विचार कि वास्तविकता अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए इंटीग्रेटेड होल्स या पूर्ण इकाइयों के रूप में मौजूद है। हाँ बिल्कुल, यही। सुनने में ये बात बहुत भारी और दार्शनिक लगती है, लेकिन अगर हम रिसर्च के मुख्य बिंदुओं को देखें तो वहाँ दो बड़े ही महत्वपूर्ण स्तंभ बताए गए हैं, रिलेशनल इंटेग्रिटी और फीडबैक रेगुलेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में ये बात उतनी मायने नहीं रखती कि उसके अलग अलग पुर्जे या हिस्से कितने अच्छे हैं। तो क्या मायने रखता है? सबसे ज्यादा ये मायने रखता है कि वे पुर्जे आपस में जुड़े कैसे हैं और उनके बीच जानकारी या फीडबैक का लेन देन कैसे हो रहा है। और ये बात हर उस चीज पर लागू होती है जिसे हम एक सिस्टम कह सकते हैं, चाहे वो कोई मशीन हो, कोई संगठन हो या हमारा अपना शरीर। जरा एक कार के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे महंगा इंजन है और स्टीयरिंग व्हील भी किसी एकदम लग्जरी स्पोर्ट्स कार का है। ठीक है। लेकिन अगर वो स्टीयरिंग व्हील उस इंजन और पहियों के साथ सही तरीके से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो वो बेहतरीन पुर्जे किस काम के? अगर इंजन स्टीयरिंग की कमांड सुनी नहीं रहा है, तो वो कार कहीं नहीं जाने वाली। वो सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का एक बहुत महंगा ढेर बनकर रह जाएगी। बिल्कुल, बिना सही कनेक्शन और फीडबैक के कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता। हिस्से मायने नहीं रखते, कनेक्शन मायने रखते हैं। हाँ, लेकिन इसी रिसर्च में एक और बिंदु है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, और मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। हाँ, बताइए। वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी सिस्टम का उद्देश्य उसकी कही हुई बातों से नहीं, बल्कि समय के साथ उसके व्यवहार और लगातार मिलने वाले नतीजों से तय होता है। जिसे रिसर्च में इमर्जेंट बिहेवियर कहा गया है। हाँ, अब कागज पर तो ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिस्टम जो कह रहा है वो उसका असली उद्देश्य न हो? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें ना, तो ये सिस्टम्स थिंकिंग का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे कड़वा सच है। चलिए, जो उदाहरण हमने शुरुआत में लिया था उसी पर वापस चलते हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी वाला? हाँ, मान लीजिए एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
उनके सीईओ टीवी पर आकर पर्यावरण बचाने की बातें करते हैं। उनकी वेबसाइट हरी भरी तस्वीरों से भरी पड़ी है। हाँ, बहुत सी कंपनी ऐसा करती हैं। ये उनके कही हुई बात है, उनका दावा है। लेकिन अगर आप उस सिस्टम के अंदर झांकें तो पाएंगे कि उनके जो सप्लायर्स हैं वे सबसे सस्ता और प्रदूषण फैलाने वाला कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं। उनके मैनेजर्स को इस बात पर बोनस मिलता है कि वे कितनी कम लागत में उत्पादन कर रहे हैं, इस बात पर नहीं कि वे कितना कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं। तो मतलब जो अंदर का फीडबैक लूप है वो तो सिर्फ प्रॉफिट और सस्ते माल को ही रिवॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होगा? उनके कारखानों से लगातार नदियां प्रदूषित होंगी। अब सिस्टम्स थिंकिंग के नजरिए से अगर आप देखें तो उस कंपनी का असली उद्देश्य पर्यावरण बचाना है ही नहीं। अरे बाप रे! उस सिस्टम का असली उद्देश्य प्रदूषण फैलाना और किसी भी कीमत पर मुनाफा कमाना ही है। क्योंकि सिस्टम का उद्देश्य वही होता है जो वह करता है, ना कि जो वह कहता है। कोई भी अकेला इंसान या विभाग वो नतीजा नहीं दे सकता जो पूरा सिस्टम मिलकर दे रहा है। वाह, ये तो चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब हम बातों में आ जाते हैं जबकि हमें उनके नतीजों को देखना चाहिए। सही कहा। और रिसर्च में इसका एक बहुत ही सकारात्मक उदाहरण भी है, पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का। किसी घने जंगल में हजारों तरह के पेड़, पौधे और जानवर होते हैं। हाँ, वो सब सिर्फ एक ही जगह पर रह नहीं रहे होते, बल्कि वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर कोई बीमारी आती है या सूखा पड़ता है तो पूरा जंगल एक साथ मिलकर उससे लड़ता है और खुद को बचा लेता है। एक तरह का रेजिलियंस आ जाता है। बिल्कुल। ये जो लचीलापन या रेजिलियंस है, ये किसी एक पेड़ की खूबी नहीं है। ये उन सबके आपस में जुड़े होने और उनके फीडबैक लूप से उभर कर आने वाली चीज है। यही इमर्जेंट फंक्शनैलिटी है। ये वाकई कमाल का विचार है। लेकिन अगर ये सच है कि सिस्टम का काम करने का तरीका सिर्फ उसके हिस्सों के जुड़ाव और उसके अंदर के फीडबैक लूप से तय होता है, तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हम दुनिया में हर तरफ खराब सिस्टम्स देखते हैं, चाहे वो कोई असफल बिजनेस मॉडल हो, शिक्षा प्रणाली हो या हमारी अपनी ही कोई पुरानी खराब आदत हो। अगर ये इतने गहरे जुड़े हुए हैं तो हम इन्हें बदल कैसे सकते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें उस रिसर्च के सबसे दिलचस्प हिस्से में मिलता है, जिसे लीवरेज एसिमेट्री कहा गया है। हाँ, लीवरेज एसिमेट्री। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा जैसे किसी ने समस्या को सुलझाने का कोई सीक्रेट कोड दे दिया हो। रिसर्च बताती है कि किसी भी बड़े सिस्टम को बदलने की जो सबसे बड़ी ताकत या लीवरेज होती है वो छोटे मोटे सतही बदलावों में नहीं होती। वो ताकत सिस्टम के सबसे गहरे ढांचों में छुपी होती है, यानी उस सिस्टम के लक्ष्यों और मानसिक मॉडल्स में। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर गलत जगह हथौड़ा मारते रहते हैं। जैसे बिजनेस की ही बात करें, अगर कोई कंपनी लगातार घाटे में जा रही है तो मैनेजमेंट क्या करता है? वे कुछ कर्मचारियों को निकाल देंगे, कुछ नए लोगों को काम पर रख लेंगे या फिर मार्केटिंग का बजट बढ़ा देंगे। यानी वे सिर्फ कार का स्टीयरिंग व्हील या पेंट बदल रहे हैं, जबकि इंजन वही पुराना है। अरे हाँ, एकदम सटीक बात। जब तक कंपनी के गहरे नियम, उसकी सोच या जिसे रिसर्च में पैराडाइम्स कहा गया है, वो नहीं बदलेंगे, तब तक कोई भी नया कर्मचारी या नया बजट उस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। शिक्षा के क्षेत्र में भी तो यही हो रहा है ना? बिल्कुल। हम सिर्फ नया सिलेबस ले आते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं सिखाते कि दुनिया असल में कैसे काम करती है। रिसर्च कहती है कि सिस्टेमिक लॉजिक सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिस्टेमिक लॉजिक मतलब चीजें एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं? हाँ, क्योंकि असल जिंदगी में जो कारण और प्रभाव होते हैं वे अक्सर एक दूसरे से समय और जगह में बहुत दूर होते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन को ही ले लीजिए। हमने कार्बन उत्सर्जन दशकों पहले शुरू किया था, कहीं और किया था, लेकिन उसका भयानक प्रभाव हमें आज किसी और ही जगह पर देखने को मिल रहा है। जब तक हमारे अंदर ये सिस्टेमिक लॉजिक नहीं होगा, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी आज की छोटी सी हरकत कल क्या बड़ा तूफान ला सकती है। ये बात तो बहुत बड़े स्तर की हो गई, लेकिन मैं थोड़ा मनोविज्ञान और हमारी रोजमर्रा की आदतों पर आना चाहती हूँ, क्योंकि रिसर्च ने इसका भी जिक्र किया है। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए मैं अपनी जंक फूड खाने की बुरी आदत छोड़ना चाहती हूँ, तो क्या इसके लिए भी मुझे कोई सिस्टम्स थिंकिंग लगानी पड़ेगी? क्या सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति या विल पावर से काम नहीं चलेगा? लोग अक्सर यही सोचते हैं। मेरा मतलब है, अगर किसी ने ठान लिया कि आज से मीठा बंद, तो बंद। क्या हर चीज को इतना अकादमिक बनाना जरूरी है? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है और हम सब ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन मनोविज्ञान की ढेरों रिसर्च ये साबित कर चुकी हैं कि इच्छा शक्ति
एक बहुत ही सीमित संसाधन है। सीमित कैसे? यह आपके फोन की बैटरी की तरह है। सुबह पूरी चार्ज होती है लेकिन शाम तक खत्म हो जाती है। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ मन पक्का कर लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ सिस्टम का एक पुर्जा बदल रहे हैं। आपने घर का सारा जंक फूड डस्टबिन में डाल दिया या एक नई डाइट की किताब खरीद ली, लेकिन आपका जो अंदरूनी रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप है वो तो अभी भी वैसा ही है। वो लूप कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगे? जैसे ही आपके ऑफिस में कोई तनाव होगा या आप थकेंगे, आपके दिमाग का पुराना लूप एक्टिवेट हो जाएगा। तनाव हुआ, दिमाग को आराम चाहिए। आराम मीठा खाने से मिलता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत सच है। और आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी जैसे ही कमजोर पड़ेगी, ये पुराना लूप आप पर हावी हो जाएगा और आप वापस उसी आदत पर आ जाएंगे। इसीलिए अगर आपको सच में बदलाव लाना है तो आपको उस फीडबैक लूप को तोड़कर एक नया लूप बनाना होगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल खटाना के उस लेवल 3 मास्टरी वाले ढांचे जैसा ही है ना। वहां भी तो हम यही कर रहे थे ना। बिल्कुल। हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं और फिर उस जानकारी को वापस टेस्टिंग के लूप में डाल देते हैं। हम सिर्फ एक बार पढ़कर या इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बैठते कि हमें याद रहेगा। हम बार बार टेस्ट करके उस पुराने कमजोर न्यूरल लूप को तोड़ते हैं और एक नया मजबूत लूप बनाते हैं। यही इन दोनों अलग अलग रिसर्च का सबसे खूबसूरत संगम है। और मजे की बात तो यह है कि यही बात टेक्नोलॉजी पर भी लागू होती है, जिसे रिसर्च सोशियो टेक्निकल फ्रेमवर्क्स कहती है। सोशियो टेक्निकल फ्रेमवर्क्स, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है इंसान और तकनीक का आपस में जुड़ाव। मान लीजिए किसी कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च करके कोई बहुत एडवांस एआई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, लेकिन उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उनके कर्मचारी एक दूसरे के साथ जानकारी कैसे शेयर करते हैं या उनका ऑफिस का माहौल कैसा है, तो वो महंगी तकनीक पूरी तरह फेल हो जाएगी। क्योंकि वो आपस में अलाइन नहीं है। सही कहा। क्योंकि तकनीक और मानवीय व्यवहार दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर आप इंसानों की सामाजिक गतिशीलता को इग्नोर करेंगे तो कोई भी टूल काम नहीं करेगा। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें और इसका निचोड़ निकालें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। चाहे हम खटाना के फ्रेमवर्क से कोई नई और मुश्किल तकनीक सीख रहे हों, या सिस्टम्स थिंकिंग का इस्तेमाल करके किसी कंपनी को डूबने से बचा रहे हों, या फिर अपनी किसी जिद्दी आदत को बदल रहे हों, इन सब का मूल मंत्र एक ही है। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र ये है कि चीजों को सतही तौर पर देखना या बस जानकारी को रट लेना सबसे बेकार तरीका है। ज्ञान को रटना पूरी तरह से पैसिव है। असली मास्टरी अलग अलग टुकड़ों पर ध्यान देने में नहीं है, बल्कि उन टुकड़ों के बीच के कनेक्शन को समझने में है। बिल्कुल सही। कोई भी पक्का ज्ञान या पक्का बदलाव हमेशा स्ट्रक्चर्ड फीडबैक लूप से ही आता है। आप एक बुनियादी नींव बनाते हैं, फिर लगातार खुद को टेस्ट करते हैं, अपनी कमजोरियों पर प्रहार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप सिस्टम के किसी एक हिस्से से नहीं लड़ते, आप पूरे सिस्टम के लक्ष्य को बदलते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। और आज की ये चर्चा ना हमें एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर देती है जहां हमें खुद के जीवन को भी एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। वो कैसे? हमने सिस्टम थिंकिंग से एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सबक सीखा है कि किसी भी सिस्टम का असली उद्देश्य उसकी कही हुई मीठी बातों या इरादों से नहीं पता चलता। हाँ, बल्कि उसके नतीजों से पता चलता है। बिल्कुल। वो इस बात से पता चलता है कि वो लगातार नतीजे क्या दे रहा है। अगर हम इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू करें तो हमारी खुद की दिनचर्या, हमारी आदतें, हमारे सीखने का तरीका, ये सब भी तो अपने आप में एक सिस्टम ही है ना। वाकई हम भी तो एक सिस्टम ही है। तो आज हम सबको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, आप हर दिन जो भी कर रहे हैं वो आपके खुद के सिस्टम के बारे में क्या सच बयान कर रहा है? क्या आप सच में वही सीख रहे हैं और वही बन रहे हैं जो बनने का आप दावा करते हैं, या फिर आपका वो बिना परखा हुआ अनजाने में चल रहा फीडबैक लूप आपको चुपचाप किसी ऐसी मंजिल की तरफ ले जा रहा है जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में।